वेलकम दोस्तों। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने इस कोर्स लर्न सीसीएनए का पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये कोर्स हमने आपको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए बनाया है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी का नेटवर्किंग का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर आप सीसीएनए का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद करना चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही आपको जॉब रेडी करना है। अच्छा, नेटवर्किंग का कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, बट डू यू नो व्हाट इज नेटवर्किंग? नहीं तो दोस्तों, एनीथिंग like a number of persons, devices or anything in a systematic way is called a network. And आज के इस सेशन में CCNA के अंदर हम किस नेटवर्क टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बट हाँ, पेन एंड पेपर लेना मत भूलना। क्यों? क्योंकि हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। What is a network? आज के टाइम में कोई भी कम्युनिकेशन जो आप करते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या कॉल के थ्रू हो या वीडियो कॉल हो, ईमेल हो, सब के सब नेटवर्क्स की ही देन है। तो अगर मैं पुराने टाइम का एक एग्जांपल लेता हूं, तो हमारे घरों में कुछ इस तरीके के फोन हुआ करते थे और उससे एक केबल कनेक्ट होती थी जो कि बाहर से कहीं आती थी, और वो केबल दूसरे एंड पे एक हब होता था, उससे कनेक्ट होती थी। और उसके बाद उस हब से निकल के केबल वो जो सिटी के अंदर मेन हब होता था वहां पे कनेक्ट होती थी, एंड देन उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जहां भी आप फोन करते थे वहां पे जाके कॉल कनेक्ट हो जाती थी। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो वायर्स की कनेक्टिविटी है और ये जो वॉइस के पैकेट्स का फ्लो है, ये पॉसिबल हुआ था नेटवर्क्स के ही थ्रू, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं जो कि इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। एंड अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, तो यहाँ पे जो टेलीफोन हुआ करते थे वो अब इस तरीके के मोबाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो हब हुआ करते थे, यहाँ पे हब तो है, बट हब के ऊपर एक एंटीना भी लगा दिया गया है। और जो कम्युनिकेशन पहले वायर्स के थ्रू हुआ करता था वो अब वायरलेस हो गया है। और ऐसे ही अगर हम जो घरों में वाईफाई यूज करते हैं उसकी बात करें, तो हमारे घर में एक कुछ इस तरीके का मॉडेम लगा होता है जिसका ये एंटीना होता है, और उस मॉडेम से एक केबल निकल रही होती है जो किसी न किसी नेटवर्क इक्विपमेंट पे जाके टर्मिनेट होती है। और कुछ इसी सिनेरियोज में हमारे जो नेटवर्क इक्विपमेंट जैसे स्विचेस और राउटर्स आते हैं वो काम करते हैं, जिनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब हम बात करते हैं व्हाई सिस्को इज इन सिनेरियो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिस्को ने राउटर्स को इन्वेंट किया था। हाँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर आप किसी से डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स मिलेंगे जिसमें बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि सिस्को ने राउटर्स को इन्वेंट नहीं किया है। बट सिस्को ही वो कंपनी है जिसने राउटर्स का पेटेंट रजिस्टर किया था। सो ऑफिशियली दे आर इन्वेंटर ऑफ राउटर्स। अपार्ट फ्रॉम इन्वेंशन, they are also giant manufacturer of network equipment. Mostly 90% networking equipment सिस्को ही मैन्युफैक्चर करता है। फ्रेंड्स, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे जो स्विचेस हैं या फिर जो राउटर्स यूज हो रहे होते हैं वो सिस्को के ही होते हैं। इवन अब तो सिस्को एक्सेस पॉइंट्स भी बनाता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस में वाईफाई को स्प्रेड किया जाता है। Here is the tricky part. सिस्को क्लेम करता है कि they are not the hardware company, they are the software company. Actually friends, जो राउटर में मेन चीज होती है वो होती है iOS. iOS की फुल फॉर्म है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्को क्लेम करता है
कि हार्डवेयर पार्ट आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, बट जो उसका iOS है वो यूनिक है। और इसी वजह से फ्रेंड्स, सिस्को के इक्विपमेंट्स जैसे कि राउटर्स एंड स्विचेस किसी भी सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करते हैं। चलिए कुछ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईसी कार्ड की। एनआईसी की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो लैपटॉप में भी कुछ इस तरीके का पोर्ट आपको दिखेगा और कंप्यूटर के सीपीयू में भी आपको कुछ इस तरीके का ही पोर्ट नजर आएगा। इसमें बेसिकली हम अपने जो इंटरनेट की केबल होती है वो इंसर्ट करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। एनआईसी ही वो कार्ड है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। एंड इस पोर्ट के पीछे कुछ इस तरीके का डिजाइन किया हुआ एक चिपसेट लगा होता है जो कि हमें हेल्प करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अब हमारा सेकेंड कंपोनेंट है हब। हब कुछ इस तरीके का दिखता है। जब भी आप मार्केट में कोई हब लेने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का डिवाइस आपको मिलेगा, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि मार्केट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस जनरेशन नेटवर्क इक्विपमेंट है। स्टार्टिंग में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स होते थे, लेट्स सपोज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें 10 लाइंस की जरूरत पड़ती थी। 10 इंटरनेट लाइन मतलब कि वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को भी इंक्रीज करता था और रिडंडेंसी भी नहीं रहती थी। तो इस वजह से सिनेरियो में हब आया। तो हब के आने से हमें सिर्फ एक ही इंटरनेट लाइन की जरूरत पड़ती थी जो कि हम किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते थे हब के, और बाकी के जो बचे हुए पोर्ट होते थे उनसे हम आउटपुट लेके दूसरे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते थे। अब अगर जो हमारे सिमुलेटर्स हैं जिसपे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर है, एंड हाई लेवल की नेटवर्किंग के लिए अब आप GNS3 डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स में आपको हब का जो सिंबल है कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट है ब्रिज। हब के आने से एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स के कनेक्शन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट लेट्स सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए एंड बी, अब इनके बीच में जो कनेक्टिविटी करनी है वो कैसे किया जाए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिनेरियो में ब्रिज आया। इन 2 ब्लॉक्स के बीच में एक यहाँ पे हब लगा सकते थे हम, एक यहाँ पे हब लगा सकते थे, और इस हब से एक केबल निकाल के यहाँ पे हम ब्रिज को प्लेस कर सकते थे और उसके आउटपुट को हम दूसरे ब्लॉक के हब में टर्मिनेट करके एक ही इंटरनेट लाइन से कनेक्शन को फॉरवर्ड कर सकते थे। तो बेसिकली आप नाम से भी समझ सकते हैं ब्रिज का मतलब कि जो 2 एंड्स को मीट करवाता हो। एंड फ्रेंड्स, हमारे जो सिमुलेटर्स हैं उसमें ब्रिज का सिंबल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आइए अब हम वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर इक्विपमेंट एक्सेस पॉइंट के बारे में जान। इमेज देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इस एक्सेस पॉइंट को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर ही देखा होगा। मे बी आप घर में अगर वाईफाई यूज करते हैं तो आपके घर में भी ये एक्सेस पॉइंट लगा ही होगा, और साथ में अगर आप ऑफिस में भी या फिर स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी ये वाईफाई के लिए एक्सेस पॉइंट को यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक एंड डिवाइस है जहां पे जाके सिग्नल स्प्रेड होते हैं एंड आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है। अब अगर आप एक्सेस पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके के स्टैंडर्ड्स के बारे में चलेगा पता, जैसे कि 802.11g.11n जो कि IEEE ने स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं वाईफाई के लिए। अभी करंट में 802.11ac बिल्कुल न्यू स्टैंडर्ड है जो कि .11n का अपग्रेडेड वर्जन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IEEE क्या है। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है, और IEEE की फुल फॉर्म है
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो जब भी मार्केट में कोई भी न्यू नेटवर्क इक्विपमेंट लॉन्च हो रहा होता है तो उन्हें IEEE के पास जाना होता है उस नेटवर्क इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लिए। एंड वन मोर थिंग्स, आप ये जो वाईफाई के स्टैंडर्ड्स हैं 802.11g 11ac, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्टैंडर्ड सिर्फ बताते हैं कि इस एक्सेस पॉइंट में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है और वो मैक्सिमम कितनी स्पीड थ्रो कर सकता है। जैसे कि अगर हम जो हमारा न्यूएस्ट स्टैंडर्ड है 802.11ac इसकी बात करें, जो कि .11n का अपग्रेड वर्जन है, तो ये 11n से 10 गुना ज्यादा फास्टर है, जो कि 433 Mbps की स्पीड दे सकता है। और जो हमारे सिमुलेटर्स है उसमें एक्सेस पॉइंट का सिंबल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रिपीटर। रिपीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम सिग्नल को किसी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करवा रहे होते हैं तो हमारा जो सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको अगेन एम्पलीफाई करने के लिए हम बीच में एक रिपीटर लगा देते हैं जो कि हमारे सिग्नल को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना के थ्रो करता है। आज की डेट में अगर आप रिपीटर का रियल एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जो हमारे एरिया में केबल ऑपरेटर्स होते हैं वो इनका मोस्टली यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच। स्विच जो होता है वो हब और ब्रिज का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप इसे। बस हब और स्विच में फर्क इतना है कि हब जो होता है वो एक डेफ एंड डम डिवाइस है। उसके पास अगर कोई पैकेट आता है उस पैकेट को अपने सभी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। इवन जिस पोर्ट पे उसे पैकेट मिलता है उस पोर्ट पे भी दोबारा फॉरवर्ड कर देता है। लेट्स सपोज ये एक हब है 8 पोर्ट का। पोर्ट नंबर 1 पे एक यूजर कनेक्टेड है और पोर्ट नंबर 8 पे सेकेंड यूजर कनेक्टेड है, यूजर ए एंड यूजर बी। अब यूजर ए यूजर बी को एक हेलो पैकेट सेंड करता है। अब हब के पास जब ये पैकेट आएगा पोर्ट नंबर 1 पे तो ये उस पैकेट को समझ नहीं पाएगा बिकॉज ये एक डेफ एंड डम डिवाइस है। तो ये उस हेलो पैकेट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो क्या करेगा कि इस हेलो पैकेट को हर एक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। इवन एक पैकेट वो अपने आप को भी फॉरवर्ड कर लेगा, जिसकी वजह से जो इन पोर्ट्स पे यूजर कनेक्टेड होते हैं उनको अननेसेसरी पैकेट रिसीव हो रहे होते हैं और जो उनका इंपॉर्टेंट डाटा है उसे गेट करने में डिले होता है। जबकि स्विच के सिनेरियो में क्या है, अगर यहाँ पे एक इंटरनेट लिंक कनेक्टेड है और बाकी के सारे पोर्ट्स पे जो यूजर कनेक्टेड हैं उन्हें भी इंटरनेट लिंक की रिक्वायरमेंट है, तो स्विच क्या करेगा कि इस पोर्ट पे इंटरनेट का इनपुट लेके स्मार्टली वो इन सभी यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जिससे इन सभी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सेम सिनेरियो हम अगर स्विच के साथ करते हैं तो अगर स्विच के पोर्ट नंबर 2 पे एक यूजर कनेक्टेड है ए, पोर्ट नंबर 24 पे एक यूजर कनेक्टेड है बी। अब अगर यूजर ए एक हेलो पैकेट भेजता है यूजर बी को, हेलो पैकेट, तो जब वो पैकेट यूजर ए से स्विच के पास आएगा तो स्विच उस पैकेट को रीड कर सकता है हेलो पैकेट को कि ये हेलो पैकेट कहां से आया है और ये कहां जाना चाहता है। तो वो स्विच स्मार्टली सिर्फ उसी पोर्ट पे इस हेलो पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। यानी कि जो 2 नंबर पोर्ट पे हेलो पैकेट रिसीव हुआ है उस हेलो पैकेट को वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 24 पे फॉरवर्ड करेगा। और जब यूजर बी इस हेलो पैकेट का रिप्लाई मैसेज भेजेगा तो स्विच 24 नंबर पोर्ट पे जो उसे मैसेज रिसीव होगा उसे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पोर्ट पे ही फॉरवर्ड करेगा। इसकी वजह से जो ये बाकी के यूजर हैं इनके काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है स्विच और हब के बीच में।
अब नेक्स्ट डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको दो ऐसी टर्म्स बताना चाहता हूं जो कि फ्यूचर में होने वाले इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहली टर्म है कोलिजन डोमेन, सेकेंड टर्म है ब्रॉडकास्ट डोमेन। फ्यूचर में जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो 90% केसेस में इंटरव्यूअर इन दोनों डोमेन में से किसी एक डोमेन की डेफिनेशन जरूर पूछता है। इवन मेरे बहुत से इंटरव्यू में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले कोलिजन डोमेन की बात करते हैं। कोलिजन डोमेन नेटवर्क का वो एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे एक या एक से ज्यादा नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और उस एरिया में जब डाटा पैकेट्स फ्लो कर रहे होते हैं तो कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है 8 पोर्ट का। इस पोर्ट नंबर 2 से मैंने यहाँ पे एक हब कनेक्ट किया हुआ है। हब भी मेरा 8 पोर्ट का है। ये मेरा स्विच है, ये मेरा हब है। इस हब से मेरे दो सिस्टम कनेक्टेड है, एक पोर्ट नंबर 2 पे और एक पोर्ट नंबर 1 पे। और इस स्विच के थ्रू मेरा एक राउटर कनेक्टेड है और राउटर के इस पोर्ट पे इंटरनेट लिंक कनेक्टेड है। अब चलिए मान लेते हैं कि इस वाले होस्ट पे प्रतीक बैठा हुआ है। प्रतीक मेरीडेस्क.com का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और दूसरे वाले सिस्टम पे अनीश बैठा हुआ है। अनीश भी सेम हमारी टीम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और ये दोनों ही यूजर स्विच से कनेक्टेड मेरीडेस्क.com के एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं और इस सर्वर पे जो भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर रखे हुए हैं उनमें से किसी एक को वो एक्सेस करना चाहते हैं। प्रतीक चाहता है कि उसे 2015 में जो मैथमेटिक्स का पेपर पब्लिश हुआ था वो देखना चाहता है और अनीश चाहता है कि 2014 में जो इंग्लिश का पेपर पब्लिश हुआ था वो देखना चाहता है। और इन दोनों ही यूजर्स ने एक साथ एक टाइम पे इस सर्वर को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट डाली। तो जैसे ही ये दोनों रिक्वेस्ट डालेंगे वो रिक्वेस्ट पैकेट यहां से होते हुए पोर्ट नंबर 1 पे हब के पास आएगा और प्रतीक की रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 2 पे आएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही पैकेट सेम टाइम पे हब के पास आए हैं, तो हब कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों पैकेट में से किसको पहले प्रोसेस किया जाए। और क्योंकि ये दोनों ही सेम टाइम पे रिसीव हुए हैं तो इन दोनों ही पैकेट्स का आपस में कोलिजन हो जाएगा और ये दोनों ही पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से अनीश और प्रतीक को इस सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा और इन्हें दोबारा रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अब इन केस अगर दोबारा इन्होंने सेम टाइम पे ही रिक्वेस्ट जनरेट की तो फिर से वो कोलिजन की प्रॉब्लम आएगी और फिर से इन दोनों को एक्सेस नहीं मिल पाएगा। इस नेटवर्क का जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ये एक कोलिजन डोमेन है। हब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इसका सिंगल कोलिजन डोमेन होता था। इवन अब भी सिंगल कोलिजन डोमेन के ही हब आपको मार्केट में मिलेंगे। सिंगल कोलिजन डोमेन से मेरा मतलब ये है कि अगर किसी पोर्ट पे कोई भी यूजर एक साथ रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो वो पैकेट 99% चांसेस हैं कि कोलिजन के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी फ्रेंड नेटवर्क इंजीनियर है या फिर नेटवर्किंग डोमेन में काम करता है वो आपको बताएगा कि इस कोलिजन की वजह से नेटवर्क में कितनी स्लोनेस आती थी, जिसकी वजह से नेटवर्क में इसे यूज करना बंद कर दिया गया। अब अगर बात करें हम स्विच की तो स्विच का हर एक पोर्ट का अपना खुद का एक अलग कोलिजन डोमेन होता है। जैसे कि मेरे इस डायग्राम में 24 पोर्ट का स्विच है ये, तो इस स्विच के पास 24 अपने कोलिजन डोमेन है। यानी कि अगर इस पोर्ट पे अनीश है और इस पोर्ट पे यहाँ पे प्रतीक है और लेट्स सपोज कि इसी स्विच के 24 नंबर पोर्ट पे हमारा मेरीडेस्क का सर्वर भी कनेक्टेड है और इन दोनों ने सेम टाइम पे इस सर्वर को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट की है,
तो स्विच के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कोलिजन नहीं होगा और सेम टाइम पे दोनों को, प्रतीक को भी और अनीश को भी, इस सर्वर का एक्सेस। हमारी सेकेंड टर्म है ब्रॉडकास्ट डोमेन। सबसे पहले तो आप समझिए, डोमेन का मतलब होता है एक एरिया। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन एक नेटवर्क का वो एरिया होता है जिसमें कनेक्टेड सारे के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बातें कर सके, या फिर टेक्निकल टर्म में बोलूं तो रीच कर सकें या फिर पिंग कर सकें। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। यहाँ पे मेरे पास एक 8 पोर्ट का स्विच रखा हुआ है। स्विच के 8 नंबर से मेरा एक राउटर कनेक्टेड है और यहाँ पे इंटरनेट, और इस स्विच के पोर्ट नंबर 1 से एक और स्विच कनेक्टेड है 8 पोर्ट का, और बाकी के पोर्ट्स पे यूजर कनेक्टेड हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे यूजर्स स्विच के इस बचे हुए पोर्ट से कनेक्टेड हैं, और इस वाले स्विच में सारे के सारे पोर्ट्स पे यूजर कनेक्टेड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब स्विच का जो यूजर नंबर 1 है वो इजीली 7 नंबर यूजर से सारी की सारी फाइल्स ले सकता है, फाइल्स दे सकता है, और इवन कम्युनिकेशन इजीली क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे ही पोर्ट नंबर 1, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, और इवन स्विच जो सेकेंड वाला स्विच है अपना, उसके सारे यूजर से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा एरिया इस गिवन नेटवर्क का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ। बट लेट्स सपोज कि जो ये राउटर है हमारा, राउटर के इस एंड पे एक और स्विच कनेक्टेड है 8 पोर्ट का, और इस पे भी यूजर कनेक्टेड है। तो जो यूजर नंबर 1 है या फिर कोई भी इस एरिया का कोई भी यूजर इस एरिया के स्विच के किसी भी यूजर से कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्विच के सारे पोर्ट, चाहे वो 24 पोर्ट का स्विच हो, चाहे 8 पोर्ट का हो, या फिर 48 पोर्ट का हो, सारे के सारे पोर्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के मेंबर होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में आते हैं। ऐसे अगर हम राउटर की बात करें तो राउटर के हर एक पोर्ट के पास अपना खुद का ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। इसी वजह से इस एरिया का कोई भी सिस्टम या कोई भी यूजर इस एरिया के यूजर या फिर नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि राउटर के इस वाले पोर्ट से जो स्विच या फिर इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं वो एक सिंगल नेटवर्क में आ गए, यानी कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ गए, और जो दूसरे पोर्ट पे कनेक्टेड हैं वो दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ गए। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो राउटर का हर एक पोर्ट अपने आप में एक नेटवर्क होता है। तो इस नेटवर्क का कोई भी यूजर इस नेटवर्क के यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो इन दोनों ही टर्म्स की डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में 90% चांसेस है कि इनमें कोई एक के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब अगर स्विच की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि स्विच के हर एक पोर्ट के पास अपना खुद का कोलिजन डोमेन होता है। तो स्विच की प्रॉपर्टी में आएगा मल्टीपल कोलिजन डोमेन, और इसके सारे पोर्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आते हैं। तो इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि कोलिजन डोमेन क्या होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे ये भी पूछेगा कि बताओ स्विच के कितने कोलिजन डोमेन होते हैं या फिर स्विच में कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। तो आप उसे झट से बता सकते हैं कि स्विच के पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन होते हैं और ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होता है। हाँ, अगर वो आपसे स्पेसिफिकली ये पूछे कि 8 पोर्ट के स्विच में कितने कोलिजन डोमेन होते हैं, उस टाइम पे आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा कि 8 पोर्ट के स्विच में 8 पोर्ट होते हैं और स्विच के हर एक पोर्ट के पास अपना खुद का सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है। इसलिए 8 पोर्ट के स्विच में 8 ही कोलिजन डोमेन
होंगे। और ये स्विच 24 पोर्ट का है, इसलिए इस स्विच के पास 24 कोलिजन डोमेन होंगे। और वहीं अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें तो चाहे कितने भी पोर्ट का स्विच हो, ब्रॉडकास्ट डोमेन हमेशा एक ही होता है। और जो सिमुलेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें अगर आप स्विच को फाइंड करना चाहते हैं, स्विच को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको स्विच का सिंबल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है राउटर। अगर मैं स्विच की बात करूं तो लेट्स सपोज यहां पे मेरा एक स्विच है 8 पोर्ट का, यहां से मेरा एक यूजर कनेक्ट है, एक यूजर यहां पे कनेक्ट है, एक यहां पे सर्वर कनेक्ट है, यहां पे एक प्रिंटर कनेक्ट है जो सब लोग यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये सारा का सारा नेटवर्क जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि स्विच के थ्रू जो भी नेटवर्क डिफाइन होता है या क्रिएट होता है, उसे हम लैन कहते हैं। बट दिल्ली में बैठा हुआ यूजर कहता है उसे मुंबई में बैठे हुए यूजर से बात करनी है या कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, तो उस सिनेरियो में आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वैन नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। वैन से मेरा मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हम राउटर को यूज करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा एक यूजर है, यूजर ए, यहाँ पे एक यूजर है, यूजर बी। ये यूजर एक स्विच से कनेक्टेड है, ये भी एक स्विच से कनेक्टेड है, एंड ये पूरा का पूरा नेटवर्क है दिल्ली का, ये पूरा पूरा नेटवर्क है। यूजर ए चाहता है कि यूजर बी से कम्युनिकेशन क्रिएट करे। अब ये पॉसिबल कब है? जब इन दोनों नेटवर्क यानी कि इन दोनों बिल्डिंग्स या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के बीच में राउटर की कनेक्टिविटी हो, यानी कि इस स्विच के बाद यहां पे एक राउटर आए और इस स्विच के बाद यहां पे एक राउटर आए, उसके बाद इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी बने। राउटर बेसिकली क्या करता है, जब किसी यूजर को एक लिमिटेड एरिया यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई कम्युनिकेशन क्रिएट करना होता है, चाहे वो इंटरनेट पे जाना हो या फिर किसी दूसरे ब्रांच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना हो या फिर दूसरे ब्रांच में रखे हुए किसी सर्वर को एक्सेस करना हो, तब हमारे नेटवर्क में राउटर की एंट्री होती है। वाइड एरिया नेटवर्क में राउटर एक लिमिटेड एरिया के बाहर कनेक्टिविटी के अलावा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को भी ब्लॉक करता है। मान लीजिए ये मेरा राउटर है, इसके इस साइड एक नेटवर्क कनेक्ट है, इसके इस साइड एक नेटवर्क कनेक्ट है। तो इस सिनेरियो में राउटर क्या करेगा कि जो इस तरफ का नेटवर्क है, इस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, इससे आगे एंटर होने नहीं देगा। सेम एज इस वाले नेटवर्क के लिए भी, इस नेटवर्क के जितने भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आके डेड हो जाएंगे। और हर एक नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट मैसेजेस होते ही होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, वो हर एक प्रीडिफाइंड टाइम के बाद ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं स्विचेस और राउटर्स के पास, उन्हें ये बताने के लिए कि दे आर स्टिल इन नेटवर्क। अब आप जब रियल नेटवर्क में जाएंगे तो बहुत से डिफरेंट लोग बहुत से डिफरेंट डेफिनेशंस बताएंगे आपको राउटर की, बट मेन दो डेफिनेशंस यही है। पहली कि वो नेटवर्क को सेपरेट करता है, एंड दूसरी कि वो एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को स्टॉप करता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राउटर के हर एक पोर्ट के पास अपना एक सेपरेट कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये चलता है पता कि राउटर का हर एक पोर्ट अपने आप में एक सेपरेट नेटवर्क होता है। नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज सर्वर। इन सभी के सभी नेटवर्क कंपोनेंट्स का आप नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो। और स्टोरेज मीडिया के बगैर कोई भी नेटवर्क अधूरा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स सर्वर्स के और सर्वर्स इन इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, नेटवर्क में सर्वर बेसिकली एक एंड पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब आप एक्सेस करते हैं या फिर कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं, तो उसका एंड यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर पे जाके किसी न किसी सर्वर पे जाके ही स्टोर होती है। तो नेटवर्क का एंड पॉइंट भी आप इसे बोल सकते हैं। और सिमुलेटर्स में आपको सर्वर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हुए
मिलेंगे। जितने भी डायग्राम मैंने आपको बताए हैं इनका बेनिफिट ये भी है कि जब भी आप कोई नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो इन सिंबल्स का यूज करके आप इजीली इन कंपोनेंट्स को दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई स्विच बनाना है तो आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, राउटर के लिए ये और सर्वर के लिए ये। इससे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ केबल्स के बारे में। अगर हम नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात करें और केबल्स को इंक्लूड ना करें तो कहीं ना कहीं बात अधूरी रहती है। कुछ जितने भी नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? केबल्स के थ्रू। और डिफरेंट टाइप ऑफ केबल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि नंबर 1 ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज केबल में एक है। किसी भी नेटवर्क में एंड पॉइंट पे जाके ईथरनेट केबल ही यूज होती है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मेरा एक स्विच कनेक्टेड है और इस स्विच से जितने भी होस्ट कनेक्टेड होंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो ईथरनेट केबल से ही कनेक्टेड होंगे। अब ईथरनेट के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं फ्रेंड्स। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो कैट 3 स्टैंडर्ड करके मार्केट में केबल आती थी, बट करंट टाइम पे कैट 6 चल रही है। ये कैट 3 और कैट 6 कुछ नहीं है, जस्ट स्टैंडर्ड है इन केबल्स को बनाने के लिए। अगर आप इस केबल को ब्लेड से काट के ओपन करोगे तो आप देखेंगे कि 8 केबल्स कुछ इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में मिलेंगी आपको। और जितनी इन केबल्स के बीच में ट्विस्टिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही डाटा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और पुराने टाइम से लेके आज के टाइम में भी एंड पॉइंट्स पे ईथरनेट केबल ही कनेक्टेड होती है और मोस्ट प्रोबेबली सर्वर्स के लिए भी ईथरनेट केबल ही यूज की जाती है। ईथरनेट केबल की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 मीटर्स तक ही डाटा को ट्रेवल करवा सकती है, उसके बाद डाटा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं, तो हमारी सेकेंड केबल सिनेरियो में आती है जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि आज के टाइम पे डाटा ट्रांसफरिंग कितना ज्यादा फास्ट हो गया है और हर किसी की एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अगर वो कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन एक सर्वर से कॉपी करता है तो कॉपी होने के लिए टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर स्पीड को ग्रैब करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए बहुत सी जगह पे अब फाइबर केबल का भी यूज होने लग गया है। फाइबर केबल के अंदर फ्रेंड्स एक ग्लास की ट्यूब होती है जो कि डाटा को लॉस होने से बचाती है। अब अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेट सपोज मेरा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, यहाँ से स्विच गया, स्विच से एक और स्विच गया, यहाँ से सारे यूजर कनेक्टेड हैं, इस स्विच से यहाँ पे एक प्रिंटर रखा हुआ है, यहाँ भी सर्वर्स भी रखे हुए हैं। तो ये सारी की सारी कनेक्टिविटी आपकी ईथरनेट के थ्रू ही होगी और इस पूरे बिल्डिंग ब्लॉक के नेटवर्क को हम कहते हैं लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग या ब्लॉक के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन नेटवर्क बोलते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि जो बिल्डिंग मैंने अभी ड्रॉ की है ये दिल्ली की बिल्डिंग है, ठीक है, और दिल्ली की बिल्डिंग में जो यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है वो मुंबई की बिल्डिंग जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये इसका राउटर हुआ, ये स्विच हुआ, यहाँ पे भी एक स्विच हुआ और स्विच से एक सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है। अब दिल्ली का ये यूजर कहता है, यूजर ए, कि उसे मुंबई में रखे हुए इस सर्वर को एक्सेस करना है। तो उस सिनेरियो में हमें वैन कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। किसकी? वैन कनेक्टिविटी। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जब एक लैन के सिनेरियो के बाहर की कम्युनिकेशन अगर हमें करवाना है तो हमें वैन की जरूरत पड़ेगी और वैन में हमेशा फाइबर केबल ही यूज होती है। जो आपकी कनेक्टिविटी इस दिल्ली की बिल्डिंग और इस मुंबई के बिल्डिंग के बीच में बनेगी वो बनेगी फाइबर के थ्रू। ऑब्वियसली यहाँ बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी आपकी और जो यूजर ए पैकेट सेंड करेगा वो इंटरनेट पे आएगा, इंटरनेट से होते हुए वो इस बिल्डिंग के राउटर पे आएगा, यहाँ से होते हुए वो सर्वर पे जाएगा और ऐसे ही रिप्लाई मैसेज भी सेम पाथ फॉलो करेगा।
तो फाइबर ऑप्टिक्स का केबल हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही लंबा एरिया कवर करना होता है। जैसे कि हमारे जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, बीएसएनएल हुआ, इन सभी ने अपनी अपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल हर एक एरिया में बिछाई हुई है, जिससे कि इन्हें कनेक्टिविटी मिलती रहे। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्पीड आज की डेट में बहुत ही मेजर कंसर्न बन गया है। हर किसी को फास्टर और फास्टर और फास्टर स्पीड चाहिए, चाहे वो डेटा कॉपी कर रहे हो या कोई डाउनलोड कर रहे हो या किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हो इंटरनेट पे, तो उन्हें बहुत ही अच्छी स्पीड की जरूरत पड़ती है। मैं इसी सिनेरियो को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, पहले मैं इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। चलिए, सपोज ये मेरी दिल्ली की बिल्डिंग और ये मेरी मुंबई की बिल्डिंग। ये राउटर आया, यहाँ से स्विच कनेक्टेड हुआ, स्विच से एक यूजर बैठा है, यूजर ए। यहाँ पे राउटर आया, यहाँ से स्विच कनेक्टेड है और स्विच से यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ है, एप्लीकेशन सर्वर। इनके बीच में ये इंटरनेट हुआ और यहाँ से इंटरनेट की लाइन इस राउटर पे टर्मिनेट हुई और यहाँ से इंटरनेट लाइन इस राउटर पे टर्मिनेट हुई। अब अगर मान लीजिए यूजर ए ने रिक्वेस्ट की है इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तो उस सिनेरियो में तो फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होगा ही। बट लेट्स सपोज यहाँ पे एक थर्ड लोकेशन भी है, कोलकाता, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, वो है पंजाब। ऐसी बहुत सारे लोकेशंस है जहां पे यूजर बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा यूजर इस सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये सर्वर की कनेक्टिविटी ईथरनेट पे है, तो ऑब्वियसली इन सभी को स्लो स्पीड मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में स्पीड मेजर कंसर्न बन गया है, तो स्लो स्पीड की वजह से इनका टाइम कंज्यूम होगा और ये लोग कंप्लेन करेंगे उस चीज को। तो इस चीज को बेटर करने के लिए आज की डेट में जो सर्वर और स्विच की कनेक्टिविटी है, ये भी फाइबर के थ्रू होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ भी फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी, इस स्विच से राउटर के बीच की भी कनेक्टिविटी और इस राउटर से बाहर की कनेक्टिविटी तो है ही फाइबर से। तो जितना ज्यादा फाइबर नेटवर्क में यूज होगा उतना ज्यादा आपको रिलायबिलिटी आपको मिलेगी और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं कि वैन के अलावा आजकल लोग लैन में फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करने लगे हैं। हमारी नेक्स्ट केबल है फ्रेंड्स, कंसोल केबल। कंसोल केबल का यूज हम तब करते हैं जब हमें नेटवर्क के लिए किसी भी इक्विपमेंट को कॉन्फ़िगर करना होता है फर्स्ट टाइम, या फिर जब किसी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसका एक्सेस हमें नेटवर्क के थ्रू नहीं मिल पाता है, तो हम उस डिवाइस का एक्सेस कंसोल केबल के थ्रू लेते हैं। कैसे? हर एक नेटवर्क डिवाइस के पीछे, लेट्स सपोज ये मेरा स्विच है और स्विच का ये बैक साइड है, तो बैक साइड में कुछ यहाँ पे आप एक पोर्ट मिलेगा जिसमें आप ये RJ45 वाला कनेक्टर लगाएंगे और दूसरा एंड जो केबल का है इसको आप अपने लैपटॉप के सीरियल पोर्ट में लगाएंगे और पुटी के थ्रू जो थर्ड पार्टी हमारी एप्लीकेशन है, जैसे कि पुटी हो गया या फिर हाइपर टर्मिनल हो गया, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं फ्रेंड जिनके थ्रू आप किसी भी नेटवर्क डिवाइस को रिमोटली चेक कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो इस पोर्ट पे आपने ये RJ45 कनेक्टर लगाया, लैपटॉप पे आपने ये सीरियल केबल लगाई और आपने लेट्स सपोज पुटी या हाइपर टर्मिनल खोला और प्रॉपर कॉम पोर्ट सेलेक्ट करके आपने एंटर किया, तो आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस का एक्सेस मिल जाएगा। तो जब भी हमें कोई ट्रबल शूटिंग करनी होती है या फिर कोई न्यू डिवाइस कॉन्फ़िगर करना होता है, तो हमें कंसोल केबल की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट केबल हमारी है सीरियल केबल। सीरियल केबल वैसे तो एक बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी की केबल है जो कि राउटर पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज की जाती थी। लेट्स सपोज कि हमारे कंपनी में एक सर्विस प्रोवाइडर आया, उसने ये वॉल माउंट की अपनी, वहां पे एक केबल लगाई जिसे सीरियल केबल बोला जाता है और वो सीरियल केबल उसने हमारे राउटर पे कनेक्ट कर दी। राउटर से स्विच कनेक्ट हुआ, स्विच से हमारे होस्ट, डिवाइसेस, प्रिंटर सारे कनेक्ट हुए और चलने लगे। इन सभी को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट का सीरियल केबल का यूज होता था। बट अभी ये जो सीरियल केबल की जगह है ये फाइबर ने ले ली है। आप कह सकते हैं फाइबर
ऑप्टिक्स केबल ने इसे ओवरटेक कर लिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया स्पीड इज अ मेजर कंसर्न। तो ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ गई है बीच में, बट स्टिल आपको सीरियल पोर्ट हर जगह नजर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी ये और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी। इसलिए आज की डेट में भी आपको मोस्टली डिवाइसेस पे सीरियल पोर्ट नजर आएगा, जिसके थ्रू आप सीरियल केबल कनेक्ट कर सकते थे। अरे वाह, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना एक्साइटेड हूं इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे सेशन में हमने जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी केबल्स के बारे में पढ़ा है, ऑलमोस्ट सारी चीजों की वर्किंग आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप एक नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज जो मिलेगी वो मिलेगी नेटवर्क डायग्राम, जो कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क डायग्राम अलग अलग होता है, तो मैंने एक ऐसे जनरली एक एग्जांपल ढूंढा है आपके लिए जो अभी आपको समझने में हेल्प करेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क डायग्राम किस तरीके से बना हुआ होता है। तो चलिए, ये मेरा इंटरनेट है, यहां से एक केबल आई मेरे राउटर पे। अब अगर मैं इसका रियल सिनेरियो आपको बताऊं तो जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे प्रीमिसेस में आता है, लेट सपोज ये मेरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसी तरीके से नजर नहीं आ रही है बट आप मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, और आईएसपी यहाँ पे आया, उसने अपना डिवाइस लगाया यहाँ पे। जो डिवाइस कुछ इस तरीके से होता है जिसे CWDM मक्स बोलते हैं, या आप सीधा मक्स भी बोल सकते हैं, कुछ लोग डीमक्स भी बोलते हैं इसे। इस तरीके का डिवाइस वो हमारे प्रीमिसेस में लगाएंगे और उससे एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल निकाल के हमारे राउटर पे टर्मिनेट कर देंगे। जैसे कि यहां से एक केबल निकली और वो हमारे राउटर पे जाके टर्मिनेट हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम में गलती से स्विच आ गया है, आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, तो एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू हमारा जो मक्स होगा राउटर पे टर्मिनेट हो जाएगी। आगे राउटर से एक ईथरनेट केबल या हो सकती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल यहाँ पे रखे हुए एक स्विच पे टर्मिनेट हो गई, और उस स्विच से एक प्रिंटर ईथरनेट केबल के थ्रू। फ्रेंड्स, प्रिंटर में बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स पोर्ट नहीं होते हैं, इसलिए जनरली लोग प्रिंटर को तो ईथरनेट केबल से ही कनेक्शन देते हैं, और दूसरे पोर्ट पे हो सकती है तो फाइबर केबल या फिर ईथरनेट केबल जाके सर्वर पर कनेक्ट हो जाएगी, और इसी स्विच से एक और फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती है या फिर एक ईथरनेट केबल हो सकती है, आगे दूसरे स्विच पे टर्मिनेट होगी। और इस स्विच से अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये ईथरनेट केबल से ही कनेक्ट। और अगर इसे डायग्राम के थ्रू समझाऊं मैं, रियल डायग्राम के थ्रू, तो इस राउटर से होने के बाद केबल निकल के यहाँ पे आएगी एक स्विच के पास, मे बी यहाँ पे 28 पोर्ट का, 48 पोर्ट का, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, और उस स्विच के सारे पोर्ट से केबल निकल के, लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में 50 यूजर्स हैं और ये 48 पोर्ट का स्विच है, तो इसके हर एक पोर्ट से एक केबल निकलेगी, और केबल कुछ इस तरीके से मैनेज होते हुए केबल मैनेजर्स के थ्रू हर एक के टेबल के पास पहुंचेगी। हर एक यूजर जो बैठा हुआ है उसके टेबल के पास पहुंचेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो ये चीज आप देख रहे हैं, ये जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है फ्रेंड। कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्पेशली केबलिंग में ही अपना करियर बनाते हैं और वो अच्छा खासा अर्न भी करते हैं। तो स्विच से निकल के केबल कुछ इस तरीके से केबल मैनेजर से होते हुए वो हर एक यूजर के डेस्क पे पहुंचेगी, और डेस्क पे पहुंचने के बाद जो केबलिंग वाला हमारा इंजीनियर होगा वो कुछ इस तरीके का डिवाइस, जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये इसे हम आईओ बोलते हैं। इस तरीके के डिवाइस को सिनेरियो में लेके आएगा और उसे कुछ इस तरीके से क्रिम्प करेगा,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक क्रिम्पिंग हो रही है और क्रिम्पिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से वो डिवाइस जो आयो है हमारा वो रेडी हो जाएगा, रेडी टू मूव इन टू द फेस प्लेट। और ये फेस प्लेट के अंदर हम इसे प्लेस करके हम वॉल में इसे माउंट कर देंगे। तो माउंट होने के बाद आपको एक स्विच पोर्ट की तरह ही पोर्ट मिल जाएगा जिसमें आप इंटरनेट केबल या इथरनेट केबल कनेक्ट करके उसे आप अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये जो कनेक्टिविटी है, जो ये क्रिम्पिंग है, प्रॉपरली हुई होगी, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी इस केबल मैनेजर के अंदर, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर होगा, तो आपको इंस्टेंट ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी अगर आपने सिस्टम को प्रॉपरली आईपी एड्रेस दिया होगा। तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टिविटी होती है सिस्टम्स की, स्विचेस की, राउटर्स की। ये तो अभी मैंने आपको एक स्विच का एग्जांपल दिया है, मे बी यहाँ पे 4 केबल निकले हैं और 4 48 पोर्ट के स्विच लगे हों। सिनेरियो आप जितना भी बड़ा करना चाहें आप उतना बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे 2 इंटरनेट लिंक कनेक्टेड हो इस राउटर पे, यहाँ पे एक और मक्स आ जाए, उसकी केबल भी यहाँ पे राउटर पे जाके टर्मिनेट हो। तो वो अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे जैसे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है डायग्राम वैसे वैसे चेंज होता रहता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंटरव्यू लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले चलिए मैं अपनी स्क्रीन एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ। अरे वाह, हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरव्यू में कंपोनेंट्स को लेके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं तो आपको स्विचेस और राउटर्स में बेसिकली आपको डिफरेंस पूछा जाएगा कि स्विच और राउटर में क्या डिफरेंस है, स्विच में कितने कोलिजन डोमेन होते हैं, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, राउटर में कितने कोलिजन डोमेन होते हैं, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं। ऐसे ही वायरलेस जो हमारा है उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं मार्केट में, उन स्टैंडर्ड्स के क्या क्या फीचर्स हैं। ऐसे केबलिंग की बात करें तो फाइबर केबल और ईथरनेट में क्या डिफरेंस है, क्यों हम फाइबर यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ईथरनेट में क्या फीचर्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है अगर हम कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस आपको आने चाहिए। और अगर आपको नहीं आती हैं अभी भी तो प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स और इंटरव्यू लेवल पे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज अ नेटवर्क, व्हाई सिस्को इन सिनेरियो, ये मैंने आपको बताया सिस्को क्यों सिनेरियो में है, क्योंकि उन्होंने राउटर को इन्वेंट किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स, स्विच हो गया, राउटर हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, सर्वर हो गया, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। और डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स के बारे में बताया, उनकी स्पीड के बारे में भी बताया आपको, और नेटवर्क डायग्राम किस तरीके का होता है और वो किस तरीके से हमें रियल नेटवर्क के बारे में बताता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैं होप करता हूं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परफेक्ट। सो दिस वॉज द कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। अब आगे इनके एडवांस वर्जन्स को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे ओवर द टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।